हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रेट भी इन्हीं को रहता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 52 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 53 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। बुआ मधु के पीछे पीछे उसके रूम में आती हैं। मधु गुस्से से चिल्लाते बोलती है, ये बुढ़िया खुद को समझती क्या है, जो जब देखो तब मुझ पे हुक्म चलाती रहती है, मैं इसको खून कर दूंगी। बुआ मधु को शांत करवाते बोलती है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, ज़रा अपने ठंडे दिमाग से सोचो। हमें किसी भी तरह उस सनम को इस घर से बाहर करना है। एक बार तुम्हारी इस घर में एंट्री हो जाए, फिर तुम मौसी की एंट्री परमानेंट बंद कर देना। क्या मतलब है आपका, मधु बोलती है, तुम एक बार सबको इम्प्रेस कर दो, सब पर अपना जादू चला दो, फिर तुम्हारी एंट्री और लड़की की एग्ज़िट मैं करवा दूँ, तब तुम जब यही होगा। बस तुम अभी बस तुम अभी वो सब करती जाओ जो मैं कह रही हूँ, उसके बाद सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी। तो आप ये बोल रही हैं कि मैं इन सब के लिए खाना बनाऊँ? मधु अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछती है। बुआ अपने दोनों हाथ बांध के उसे कोल्ड लुक देती हैं। थोड़ी देर बाद मधु अपने आंसू पोंछते हुए आटा आटा लगा रही थी, पर उसके काम को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो महाभारत के युद्ध में जा रही हो। उसने आटे में इतना पानी डाल दिया था कि देखने वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि आटे में पानी है या पानी में आटा स्विंग कंपटीशन कर रहा है। थोड़ी देर में उसने घर के 7 स्टार किचन की हालत सब्जी मंडी जैसे बना दी थी। वहीं उसकी खुद की हालत मछली बाजार जैसी हो गई थी। मधु बहुत सारी मेहनत करने के बाद आखिरकार डिनर रेडी करती है। वो अपने बनाए हुए खाने को देख के खुद प्राउड फील करने लगती है। सब करने के बाद वो अपने रूम में फ्रेश हो जाती है। थोड़ी देर में बाद वो फ्रेश होकर बाहर आती है। वो उसके पास आती है, उससे खाने के बारे में पूछती है, तो मधु थोड़े एटीट्यूड्स के साथ बुरा से बोलती है, आपको क्या लगता है कि मैं कोई काम हाथ में लूँ वो पूरा ना हो सके? ऐसा हो सकता है कभी? मधु की बात सुन के बुआ जी भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर बाद मधु बुआ के साथ नीचे हॉल में आती है। बुआ मधु की बात सुन के इतनी खुश हो गई थी कि उन्होंने खाने पे एक बार भी ध्यान नहीं दिया। वो सर्वेंट को सभी को बुलाने के बोल देती हैं। थोड़ी देर में सब लोग डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं और मधु ने भी तब तक सभी सर्वेंट से हेल्प करके खाना लगवा दिया था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। दादी मासी मधु से पूछती हैं कि उसने आज खाना क्यों बनाया है, क्या बनाया है, कि उसने आज खाना बनाया है। तो मधु खुश होते हुए बोलती हैं, दादी मासी, मैंने खीर पूरी हलवा बैगन की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, बस। अरे अरे बेटा, इतना सब बनाने की क्या ज़रूरत थी? बुआ मधु की तारीफ़ करते बोलती है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मधु शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोलती है। दादी मौसी उन दोनों की एक्टिंग देख के दादी कान में बोलती हैं, इन दोनों को तो ऑस्कर मिलना चाहिए ना। जी जी, आपका क्या ख्याल है? दादी मौसी को घूर के देखती हैं। उनके घूरने से दादी मौसी चुप हो जाती हैं और दादी मधु को खाना सर्व करने की बोलती है। मधु खुश होते हुए सबसे पहले दादी को खाना सर्व करने जाती है। वो जैसे ही हलवा डालने के लिए बाउल ओपन करती है, तो हंसने की शक्ल देख के सबको खांसी जाती है और यहाँ तक कि बुआ जी की तो चीख ही निकल जाती है। दादी हलवे को देख के दादी मासी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, बेटा आप मुझे मीठा मत दीजिए, सब्जी पूरी ही दे दीजिए। वो क्या है ना, मीठा मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ओके दादी। मधु दादी की प्लेट में सब्जी जाने लगती है, तो दादी के लिए अलग अलग बोल में सब्जी निकाल देती है, अलग अलग बाउल से सब्जी निकाल देती है, फिर उन्हें पूरी देने लगती है। उस खाने को देख के तो सबका कलेजा मुंह तक आ गया था। दादी मधु को रोकते हुए बोलती हैं, बेटा रहने दीजिए, वो क्या है ना, हाँ, कि हमारा मन नहीं है आज कुछ खाने का। सुबह से तबीयत कुछ ख़राब लग रही है, मुझे रूम में ही जाना चाहिए। पर दादी आप थोड़ा तो खा लीजिए, मधु रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, नहीं बेटा, हमें माफ़ कर देना, पर हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। दादी अपनी चेयर से उठते बोलती हैं, ये खा के मरना है क्या? हम दादी मौसी अपने मन में बोलती हैं।
मैं आपको रूम में ले चलती हूँ दादी मासी दादी के साथ उठते बोलती हैं। दादी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। तभी दादी के दोनों बेटे भी बोल पड़ते हैं। हम भी मदद कर देते हैं, वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। हम बीजी के लिए दूध लेके चलते हैं। भाभी आरब की चाची उसकी मॉम से बोलती हैं और फिर वो भी निकल लेते हैं। थोड़ी देर में सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं और दादी के रूम में आ जाते हैं। दादी के रूम का माहौल थोड़ा गर्म था। दादी दादी मुझसे गुस्से दादी दादी मौसी घूरे जा रही थी। दादी मौसी बच्ची सा मुंह बना के बोलती हैं, दादी आप ऐसे मत देखो मुझे। मुझे क्या पता था कि वो खाने का ऐसा खून कर देगी, पर अब तो उन्हें उन्हें मर्डर कर ही दिया है। अब सबको भूखा ही सोना पड़ेगा आपकी वजह से। दादी दादी बोलती हैं, आप फिक्र मत कीजिए दादी, मैं जल्दी ही कुछ बना देती हूँ सबके लिए। सरम दादी आपकी वजह से बोलती हैं, एक मिनट, आपकी वजह से ही सबको भूखा सोना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए दादी, मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ सबके लिए। सनम बोलती है, नहीं इतनी जल्दी में आप इतना खाना कैसे बनाओगी, वैसे भी अब कितना लेट हो चुका है। तो हम एक काम करते हैं ना, खाना बाहर करके बाहर चल के खाते हैं। वैसे भी काफ़ी दिन से हम लोग कहीं बाहर नहीं गए हैं। अचिता बोलती है, दैट्स गुड आइडिया। हाँ दादी, डैड भैया सब चलते हैं ना। अर्नब भी अशिता की बात सपोर्ट करता है। सब लोग सामने हाँ में सर लाते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग रेडी होकर निकल जाते हैं। वही मधु डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपने खाने को देखती रहती है और खुद से ही बोलती है, मैंने वाकई में इतना अच्छा खाना बना दिया। सब लोग को डर था कि मेरे खाने को खाने के बाद वो उस सनम के हाथों का टेस्ट ही भूल जाएंगे, इसीलिए उन्होंने खाने नहीं खाए। मनु खुद ही में तारीफ़ की जा रही थी, तभी बुआ आके उस इसके सारे अरमानों पर पानी फेर देती हैं। सब लोग वाकई में तुम्हारे खाने को देख के डर गए। उन्हें डर था कि कहीं वो इस जहर को खाने के बाद मर ना जाएं, इसीलिए ही किसी ने कुछ नहीं खाया। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे खाने को जहर बोलने की, मधु गुस्से से बोलती है। तुम इस खाने को बोलती हो, अरे इसको खाना तो दूर की बात है, अगर कोई इसे नज़र से देख भी ले भोले भले ना वो इंसान मर ही जाएगा। ये खाना तुमने बनाया है। ये हलवा कोयले भी इसके काला नहीं होता जितना तुमने इस हलवे को काला कर दिया है। और ये खीर में चावल को पकाया है, उन्हें दूध में घोला नहीं जाता। और ये सब्जी, इनका तो क्या ही कहना। बैगन की सब्जी, भिंडी की सब्जी, इससे पानी कौन डालता है। पता भी चल रहा है कि सब्जी में पानी बनाई है, ये पानी में सब्जी बनाई है तुमने, पानी में डुबा डुबा के मर्डर किया तुमने। और ये पूरी, इनका तो कहना ही क्या। एक पूरी को अपने हाथ में लेते हुए बुआ जी बोलती हैं, अब इसकी तो ज़िंदगी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। ये किस देश के नक्शा बनाया है तुमने। नक्शा छोड़ो, तुम मुझे ये इतना बताओ कि पूरियों को पानी में कहाँ फ्राई किया जाता है। और हाँ, मैंने करा है। और हाँ, तो मैंने करी है ना। मैंने सब्ज़ी हेल्थ को ध्यान रखते हुए पूरी बॉयल की थी ताकि किसी की तबीयत ना ख़राब हो जाए। मधु अपनी सफाई में बोलती है। उसकी बात सुन के बुआ अपना सिर पी लेती है और वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझती हैं। वहीं दूसरी ओर सब लोग रात को 10 बजे डिनर करके वापस आ जाते हैं और अपने अपने रूम के चले जाते हैं। आरव रूम में आकर फ्रेश हो जाता है और चेंज करने लगता है। वहीं सनम दादी को दवाई देने के लिए उनके रूम में जाती है। थोड़ी देर के बाद सनम दवाई देके वापस अपने रूम में आती है। वो रूम का डोर लॉक करने चेनी रूम में चली जाती है कि तभी आरव उसके कमर पे हाथ रख के उसे अपनी ओर खींच लेता है। सनम की पीठ आरव के सीने से लग जाती है। वो एकदम से आरव के छूने से डर जाती है और तुरंत नॉर्मल भी हो जाती है। आरव उसके पेट पे हाथ फेरने लगता है। सनम आरव के छूने से उसे सिमटती जा रही थी। वो आरव के हाथ को पकड़ती है और क्यूट सी शक्ल बना के बोलती है, नहीं ना प्लीज़। आरव उसकी बात सुन के मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन नाम हिला देता है और उसके एक झटके से अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। आरव सनम को कुछ बोलने से पहले अपने उसके होठ ब्लॉक कर देता है। आरव बहुत पैशनलिटी से सनम को किस कर रहा था। थोड़ी देर में सनम को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसे छोड़ देता है और दूर नहीं होता और उसकी गर्दन पे किस करने लगता है। सनम की एकदम से आह निकल जाती है क्योंकि आरव उसे काट भी रहा था। सनम की आवाज़ से आरव और ज़्यादा कंट्रोल खो रहा था। वो अपने हाथों को नीचे कर लेता है और किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका
53 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आप मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 54 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। आज पूरे घर में बहुत ही रौनक थी, हो भी क्यों ना। आज घर के लाडले बेटे का बर्थडे जो था, सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे। आज घर में पार्टी होने वाली थी, लेकिन पार्टी में सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के ही अलाउड थे और कुछ दोस्त बाहर के कोई भी नहीं था। सनम भी सुबह से तैयारियों में लग गई हुई थी। आज उसने सारा नाश्ता भी आरव की पसंद का ध्यान रखते हुए बनाया था। आरव भी उठ चुका था। सनम काम में काफ़ी बिजी थी। उसने आरव की कॉफ़ी सर्वेंट के हाथों भिजवा दी थी। सर्वेंट डोर को नॉक करता है और आरव के बोलने पर कॉफ़ी लेके अंदर आता है। सर्वेंट के हाथों में कॉफ़ी देख के आरव अपनी बहू से कोल लेता है। उससे पूछता है सनम कहाँ है। वो सर सिर झुकाए बोलता है सर मैम नाश्ता रेडी कर रही हैं और कॉफ़ी बिजी थी, इसलिए ही उन्होंने मुझे कॉफ़ी ले जाने के लिए बोल दिया था और यही बोला है कि आप जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाइए। आज मेरा बर्थडे है और मेरी बीवी ने मुझे विश भी नहीं किया, ऊपर से कॉफ़ी भी ऐसे ही भिजवा दी। बीवी तुम्हें तो मैं बताता हूँ, बहुत मज़ा आ रहा होगा ना तुम्हें मुझे सताने में, पर कोई बात नहीं। बीवी बर्थडे तो मेरा है आज, अब बर्थडे तो मेरा है आज और कायदे से आज मेरी सारी बात भी मानी जाएगी। सो डोंट वरी, मैं तुम्हें इस इनोसेंस को गिन गिन के नहीं चुन चुन के बदला लूँगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच बीवी जी। तुम्हें परेशान करना तो मेरा वैसे भी एक फेवरेट काम है। अरे ये सब बातें अपने मन में बोले जा रहा था और इतना बोलते होते उसके फेस में एक डेविल स्माइल आ गई थी। वहीं सामने खड़े सरवंत आरव को मुस्कुराते बेहोश होने के कगार पे था, क्योंकि उनका सड़ियल बहुत मुस्कुराना तो दूर की बात है, कभी किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था। सर्वेंट को अब भी वहाँ खड़ा देख के आरव उसे घूरे जा रहा था। कॉफ़ी रख देना तो अब क्या कर तुम्हारी आरती करूँ, आरव चिढ़ते हुए बोलता है। सरवण जल्दी से नाम में लाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद आरव कॉफ़ी का एक सिप लेता है और फिर उसके फेस पे क्यूट सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि कॉफ़ी सनम नहीं बनाई थी। बीवी ने कॉफ़ी तो बहुत ही खुद ही बनाई है, बस देने नहीं आए। कोई बात नहीं, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी बीवी जी, और आज तो मुझे तुमसे मेरा गिफ्ट भी चाहिए। इतना बोल के आरव अपने बालों पे हाथ फेरता है और बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में आरव रेडी होकर नीचे आता है और सब लोग उसे बर्थडे विश करते हैं। आरव सभी से बड़ों को पैर छूता है और उनसे आशीर्वाद लेता है और सभी छोटे को गले लगाता है। आज प्रिया आदल भी सुबह ही सिंघानिया हाउस आ गए थे, क्योंकि सैम ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वो नहीं आए तो कभी उनसे बात भी नहीं करेगी। वहीं सिया को कुछ काम था तो वो शाम को ही आने वाली थी। सब लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं, लेकिन आरव की आंखें तो किसी के ढूंढने में बिजी थी। आरव को आज उसकी मॉम और चाची ने खाना सर्व किया और वही उनके हाथों पे खिला रही थी। आरव की नज़रों को देखकर सब लोग समझ रहे थे कि आरव सनम को ही ढूंढ रहा है। तभी दादी अचानक से बोल पड़ती हैं, जिसे तू ढूंढ रहा है वो घर पे है नहीं, किसी काम से बाहर गई हुई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। दादी की बात सुन के आरव झेल जाता है, इधर इधर देखने लगता है। वहीं बाकी सब भी उसकी इस हरकत पे स्माइल करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वहीं सनम अभी भी वापस नहीं आई थी। अब तो आरव को सनम पे गुस्सा भी आने लगता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। तभी आदिल उसके पास आता है, उसे अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन आरव का मूड तो ऑफ ही था, वो चलने से मना कर देता है। लेकिन आदिल भी ठहरा जिद्दी, वो उसे अपने साथ ले ही जाता है। वहीं उन दोनों के घर से बाहर जाते ही सनम घर पे वापस आ जाती है। सनम को अर्जेंटली घर से बाहर जाना पड़ गया था, वो जानती ही नहीं थी, वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे जाना पड़ा। अब तो आरव के बिना उसका दिल भी नहीं लग रहा था। उसके भी बुरा लग रहा था कि उसने अपने प्यारे पति को अभी तक विश भी नहीं किया। वो जल्दी से घर के अंदर आती है और आरव को ढूंढने लगती है, लेकिन आरव घर पे होता तभी तो उसे मिलता। अब तो दोनों के दिल में ही हाल एक जैसा हो गया था। सनम आरव को कॉल करती लेकिन उससे बात करने के लिए, लेकिन आरव बिजी होने की वजह से कॉल नहीं ले पाता। अब तो सनम को लगने ही लगा था कि आरव उससे नाराज़ ना हो जाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय आरव के आने का वेट करके। वो काफ़ी बार आरव को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन आरव का फ़ोन साइलेंट में था तो उसे पता ही नहीं चलता। आरव और आदिल अपने दोस्तों के साथ बिजी थे। अब तो अमन भी उन्हें ज्वाइन कर चुका था। सनम भी अपना मूड ठीक करके अपने काम में बस बिजी हो जाती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। आरव अपने दोस्तों के साथ था, लेकिन उसे रह रह के सनम की याद आ रही थी। उससे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो आदिल और अमन को चलने को बोलता है। वक्त काफ़ी हो चुका था, इसलिए वो भी हाँ बोल देते हैं और अपने दोस्तों को बाय
बाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। अब तो आरव का मूड और भी ख़राब हो गया था, क्योंकि उसको लगा कि सनम ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी जान की हालत तो उससे भी ज़्यादा ख़राब है उसके बिना। लेकिन जब तक वो अपना फ़ोन चेक नहीं करता तब तक उसको उसकी गलतफहमी के साथ ही रहना था। अमन और आदिल को तो उसका ख़राब मूड दिख रहा था, उससे पूछ भी रहे थे, लेकिन आरव कुछ भी बोल के टाल दे रहा था। थोड़ी देर में वो सब घर आते हैं। उसे घर आते ही दादी उन सबको रेडी होने को बोलती हैं। आरव को देख के सनम के चेहरे पे गुलाब खिल जाते हैं। वो उसे देख के स्माइल करती है, लेकिन आरव को तो गुस्सा ही आ रहा था। वो सनम को इग्नोर कर देता है और उसके स्माइल को रिप्लाई भी नहीं बिना और उसके स्माइल का रिप्लाई दिए बिना ही रूम में चला जाता है। सनम को समझ आ जाता है कि वो उससे नाराज़ हो गया। आरव सीधे अपने रूम में चला जाता है और रेडी होने लगता है। सनम सबको नज़रें बचाते हुए रूम में जाती है। आरव उस वक्त रूम में था। सनम को तो बस आरव से बात करनी थी। वो बिना कुछ सोचे समझे बस चेंजिंग रूम में चली जाती है। आरव को देखते ही सनम की हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि उस वक्त आरव ने एक टॉवल के अलावा कुछ नहीं पहना था। आरव को देख के सनम का गला सूख रहा था। वो आरव को घूरने से होश में आती है और एकदम से सॉरी बोलते हुए पलट जाती है और बाहर जाने लगती है। तभी आरव की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, बीवी तुमने थोड़ी मुझे आज तक बिना कपड़ों में देखा है। मुझे तो तुम पे कैसे करके एक सेकंड कुछ गलत लिखा है। तभी आरव की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, बीवी तुमने थोड़ी मुझे आज तक बिना कपड़ों में देखा है। मुझे तो तुम पे कैसे करके देना चाहिए पर तुम इज्जत लूटना चाहती हो। सनम को उसका टोन समझ आ जाता है। वो अपनी नज़र नीचे करते हुए बोलती है, सॉरी, सिर्फ सॉरी से काम चल जाएगा। आज मेरा बर्थडे है, तुमने मुझे अब तक विश भी नहीं किया। आरव हल्के गुस्से से उसके पास आते हुए बोलता है, अब कुछ बोलोगी या ऐसे ही बुत बनी खड़ी रहोगी। आरव उसकी कमर पे हाथ डाल के उसे अपनी ओर खींच लेता है। सनम बच्चों से मुंह बना के बोलती है, मैंने सोचा था मैं तुम्हें 12 बजे विश करूंगी, लेकिन तुमने मुझे कल इतना परेशान कर दिया था कि मेरी नींद ही नहीं खुली। फिर सुबह जब उठी तुम नहीं उठे। फिर मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। वापस आई तब तुम नहीं थे। जब घर आके मैंने तुम्हें कॉल भी की, लेकिन तुमने एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं किया। सनम की आवाज़ सुन के आरव को बोलता है, वो मेरा फ़ोन साइलेंट पे था इसलिए शायद पता ही नहीं चला। इतना बोल के सनम की होठों पे अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। आरव का एक हाथ सनम की कमर पे चल रहा था, वहीं उसका दूसरा हाथ उसके बालों में चल रहा था। आरव आज सनम भी आरव को रिस्पॉन्स दे रही थी, जो कि आरव को सारा गुस्सा भाग गया था। थोड़ी देर बाद सनम को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो आरव उसे छोड़ देता है और उसकी गर्दन पे किस करने लगता है। सनम को अब डर लगने लगा था कि कहीं आरव आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। वो आरव को रोकने की कोशिश करने लगती है। आरव उसे घूर से देखता है जैसे बोल रहा हो, अब अगर तुमने मुझे रोका तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या ही करूँगा। सनम बेबस नज़रों से आरव को देखती है और बच्चों से शक्ल बना के बोलती है, प्लीज़ अभी जाने दो, गेस्ट भी आ चुके हैं और बहुत काम है मुझे। बाद में परेशान कर लेना जितना करना है, प्लीज़ अभी मुझे जाने दो। सनम की रिक्वेस्ट सुन के आरव के फेस में एक छोटी सी स्माइल आती है और वो सनम के कान के पास जगह बोलता है, मेरा गिफ्ट रेडी रखना बीवी जी। और वो सनम को छोड़ देता है। सनम आरव के छोड़ते ही ऐसे ही भागती है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 54 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 54 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा आंशिक था भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।